नमस्कार साथियों, मैं हूं कमलेश कुमार सिंह। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन एंड टेक्निकल मास्टर में स्वागत है। साथियों, आज भी मैं 5 महत्वपूर्ण सरकारी नौकरी के बारे में जानकारी लेकर आया हूं तथा उसके साथ साथ इसी वीडियो में सामान्य अध्ययन से संबंधित 50 प्रश्नों का प्रश्न उत्तर भी लेकर आया हूं। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए ताकि आपको पाँचों नौकरी के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त हो सके तथा इसके साथ साथ आपको सामान्य अध्ययन का भी तैयारी हो जाए ताकि आप परीक्षा में निश्चित रूप से सफल हो पाएँ। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। पहली वैकेंसी निकली हुई है जम्मू और कश्मीर सेवा चयन बोर्ड द्वारा JKSSB के द्वारा 168 जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर, ड्राइवर, जूनियर असिस्टेंट तथा अन्य पदों के लिए वैकेंसी निकली हुई है। ये वर्ष 2022 की वैकेंसी है। इसे महिला और पुरुष दोनों भर सकते हैं। विज्ञापन संख्या इसके लिए है 2/2022। पद का नाम है जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर, ड्राइवर, जूनियर असिस्टेंट और अन्य पद हैं। यहाँ पर कुल पदों की संख्या 168 है। वेतनमान देख लेते हैं। अगर आपकी नियुक्ति इन पदों पर होती है तो आपको वेतन के रूप में या आपका वेतन का निर्धारण 7वें वेतन आयोग के लेवल 2 से लेकर 6B तक के अंतर्गत किया जाएगा, जिसमें बेसिक की शुरुआत 19,900 से होगी, जो बढ़कर बेसिक 1,12,800 तक हो जाएगी। इसके अलावा आपको महंगाई भत्ता, हाउस रेंट, चिल्ड्रन अलाउंस तथा अन्य अनुमेय भत्ता जो आपको दिया जाना है वह भी आपको मिलेगा। इस प्रकार आपको यहाँ से काफ़ी अच्छी वेतन मिलने वाली है। आगे देख लेते हैं शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए इन पदों का आवेदन करने के लिए। इन पदों के आवेदन करने के लिए अलग अलग पद के अलग अलग शैक्षिक योग्यता का निर्धारित किया गया है। 10वीं पास होना चाहिए आवेदक को, स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, स्नातकोत्तर की डिग्री होना चाहिए। अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग शैक्षिक योग्यता का निर्धारण किया गया है। आपसे आग्रह करता हूं कि आप इसके वेबसाइट पर जाकर अपने शैक्षिक योग्यता को देख लें और चेक कर लें। आयु सीमा, आवेदक की आयु अधिकतम आयु 40 वर्ष होनी चाहिए, 48 वर्ष होनी चाहिए, सॉरी। कार्य करने का स्थान, चूँकि आपकी नियुक्ति जम्मू कश्मीर में होने वाली है, अतः आप की पोस्टिंग जम्मू कश्मीर में ही होगी और आप कार्य करते करते जम्मू कश्मीर का खूबसूरतियों का आनंद उठा सकते हैं। आवेदन शुल्क, आवेदन परीक्षा 2 चरण में होगी। कोई पद के लिए 2 चरण की परीक्षा होगी, किसी में सिंगल स्टेज की परीक्षा होगी। तो 2 चरण परीक्षा वाले पद के लिए सामान्य के लिए 500 रुपया, जबकि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, विकलांग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS मीन्स इकोनॉमिकली वीकेंड सेक्शन, इनके लिए 400 रुपया आवेदन शुल्क देना होगा। एक चरण वाले परीक्षा जिसमें सिंगल स्टेज एग्जाम होगा उसमें सामान्य कोटि के उम्मीदवार के लिए 400 रुपया, जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विकलांग और EWS अर्थात आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के कैटेगरी के लिए 300 रुपया आवेदन शुल्क देना होगा। आगे देख लेते हैं आवेदन कैसे करें। इच्छुक योग्य उम्मीदवार इनके वेबसाइट https://jkssb.nic.in पर जाकर 20 फरवरी 2022 से 20 मार्च 2022 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप इस वेबसाइट पर जाकर विस्तार से इस नियुक्ति से संबंधित जानकारियाँ प्राप्त कर लें, शैक्षिक योग्यता चेक कर लें और डिटेल्स भी चेक कर लें। अपने को संतुष्ट पाने पर ही निश्चित रूप से इस पद के लिए आवेदन करें। चयन की प्रक्रिया, चयन लिखित परीक्षा और साक्षात्कार पर आधारित होगा, अर्थात आपका रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद आपको इंटरव्यू भी देना होगा। इस नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियाँ इस प्रकार है। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की प्रारंभिक तिथि रहेगी 20 फरवरी 2022, अर्थात 20 फरवरी 2022 से ऑनलाइन आवेदन करने की शुरुआत हो जाएगी।
ऑनलाइन जमा करने की अंतिम तिथि रहेगी 20 मार्च 2022। आपको 1 महीने का यहाँ पर आवेदन करने के लिए ऑनलाइन समय मिल रहा है। आप इसे अवश्य भरिए। अगर आपके पास निर्धारित शैक्षिक योग्यता है, आप इसके वेबसाइट पर जाकर अपने को पूरा इस विज्ञापन को देख लीजिए। संतुष्ट होने के बाद जरूर इस फॉर्म को भरिए। दूसरी वैकेंसी निकली हुई है उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम द्वारा जूनियर इंजीनियर प्रशिक्षु का सहायक लेखाकार के लिए, रसायनज्ञ ग्रेड 2 के लिए, लैब सहायक के लिए निकला हुआ है। यहाँ कुल पदों की संख्या 134 है। 134 पद की वैकेंसी है। इसके लिए आवेदन पत्र आमंत्रित हुआ है। यह वर्ष 2022 की वैकेंसी है। इसके लिए विज्ञापन संख्या यहाँ पर दिया हुआ है U-44/UPRV USA/2021। यह पूरा इतना लंबा विज्ञापन संख्या है। पद का नाम है जूनियर इंजीनियर प्रशिक्षु, सहायक लेखाकार, रसायनज्ञ ग्रेड 2, लैब सहायक। यहाँ पर कुल पदों की संख्या 134 है। यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा वेतनमान मिलने वाला है। देख लेते हैं वेतनमान क्या मिलेगा। अगर आपकी नियुक्ति इन पदों पर होती है तो आपको वेतन की शुरुआत 27,200 से होगा और बढ़कर 44,900 होगा। इसके अलावा आपको अलाउंस भी यहाँ पर मिलने वाले हैं। शैक्षिक योग्यता देख लेते हैं। अलग अलग पदों के लिए अलग अलग शैक्षिक योग्यता निर्धारित है। शैक्षिक योग्यता के रूप में आवेदक के पास इंटरमीडिएट, डिप्लोमा, इलेक्ट्रिकल में स्नातक की डिग्री, एमएससी की डिग्री होनी चाहिए। आपसे मैं आग्रह करूंगा कि इनके वेबसाइट पर जाकर आप शैक्षिक योग्यता के बारे में तथा अन्य परीक्षा के बारे में तथा इस वैकेंसी के बारे में विस्तार से अवश्य अध्ययन कर लीजिए, जानकारी प्राप्त कर लीजिए। अपने को संतुष्ट होने के बाद ही इन पदों के लिए आवेदन कीजिए। आयु सीमा देख लेते हैं। आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु 40 वर्ष होनी चाहिए। चूँकि यह वैकेंसी उत्तर प्रदेश से निकला हुआ है, अगर आपकी नियुक्ति इन पदों पर होती है तो आपको कार्य करने का सुअवसर उत्तर प्रदेश राज्य में ही प्राप्त होगा। आवेदन शुल्क देख लेते हैं। आवेदन शुल्क के रूप में सामान्य, ओबीसी, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए काफ़ी ज़्यादा आवेदन शुल्क है। 1,188 रुपये देना है। जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति कोटि के आवेदकों के लिए आवेदन शुल्क के रूप में 826 रुपये देना होगा। वहीं जूनियर इंजीनियर पद के लिए दिव्यांग कोटि के उम्मीदवारों को केवल 12 रुपये देना होगा। आवेदन कैसे करें? योग्य एवं इच्छुक उम्मीदवार इस वेबसाइट, जो नीचे वेबसाइट दिया गया है, https://uprvunl.org, इस पर जाकर आप विस्तार से इसके बारे में देख भी सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तथा ऑनलाइन फॉर्म आप इस वेबसाइट पर जाकर 28 जनवरी 2022 से 27 फरवरी 2022 तक ऑनलाइन कर सकते हैं। आवेदन आप ऑनलाइन कर सकते हैं। लास्ट डेट रहेगी 27 फरवरी 2022। चयन की प्रक्रिया, चयन साक्षात्कार के आधार पर होगा। यहाँ पर कोई परीक्षा नहीं होने वाला है, इसलिए यहाँ पर नौकरी पाना काफ़ी आसान होगा। इस नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियाँ इस प्रकार है। ऑनलाइन जमा करने की यहाँ पर डेट बढ़ाया भी गया है। ऑनलाइन जमा करने की अंतिम तिथि हो जा रही है 21 मार्च 2022 को और परीक्षा शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि रहेगी 22 मार्च 2022। यहाँ पर डेट बढ़ाया गया है। तीसरी वैकेंसी है छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग रायपुर द्वारा 54 खनन अधिकारी, सहायक भूविज्ञानी, खनन निरीक्षक के पदों की भर्ती के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित हुआ है। वर्ष 2022 में आमंत्रित हुआ यह। इसके लिए विज्ञापन संख्या है 7/2022। पद का नाम है खनन अधिकारी, सहायक वैज्ञानिक, खनन निरीक्षक। ये 3 पद हैं यहाँ पर। कुल पदों की संख्या 54 है।
वेतनमान की बात करें तो यहाँ पर आपके वेतन का निर्धारण 7वें वेतन आयोग के लेवल 7 से लेकर लेवल 12 के बीच में होगा, जिसमें बेसिक की शुरुआत 28,700 से होगी और बेसिक बढ़कर 56,100 होने वाला है। इसके अलावा आपको महंगाई भत्ता, घर भत्ता, चिल्ड्रन अलाउंस, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस तथा अन्य भत्ते जो आपको दिए जाने हैं वह भी मिलेंगे। इस प्रकार यहाँ पर आपको काफ़ी बम्पर वेतन मिलने वाला है। शैक्षिक योग्यता देख लेते हैं। स्नातक डिग्री चाहिए, स्नातकोत्तर डिग्री चाहिए और डिप्लोमा चाहिए। आपसे मैं आग्रह करूंगा कि शैक्षिक योग्यता के बारे में आप इसके वेबसाइट पर जाकर जरूर चेक कर लीजिए तथा यदि आपके पास निर्धारित शैक्षिक योग्यता है, आप इस फॉर्म को भरने के लिए पूरा क्राइटेरिया पूरा करते हैं तो आप निश्चित रूप से इन पद के लिए आवेदन कीजिए। यह काफ़ी अच्छा पद है, यहाँ पर काफ़ी अच्छा वेतन मिलने वाला है। इसके लिए महिला और पुरुष दोनों भी आवेदन कर सकते हैं। कार्य करने का स्थान, कार्य करने चूँकि यह वैकेंसी छत्तीसगढ़ से निकली हुई है, इसलिए अगर आपकी नियुक्ति इन पदों पर होती है तो आपको कार्य करने का सुअवसर निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ राज्य में ही प्राप्त होगा। आप छत्तीसगढ़ में रहकर छत्तीसगढ़ का आनंद उठा सकते हैं। आवेदन शुल्क, आवेदन शुल्क के रूप में छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी कोटि के आवेदक के लिए 300 रुपया, जबकि अन्य सभी कोटि जनरल, ओबीसी को 300 ही देना है, जनरल तथा अन्य उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क के रूप में 400 रुपया देना होगा। आगे देख लेते हैं आयु सीमा। आवेदक की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए तथा अधिकतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। आप इसे कैसे भर सकते हैं, कैसे आवेदन कर सकते हैं? इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार इनके वेबसाइट www.psc.cg.gov.in के माध्यम से 15 फरवरी 2022 से 16 मार्च 2022 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप इनके वेबसाइट इस पर जाकर विस्तार से इस वैकेंसी के बारे में जानकारी प्राप्त कर लीजिए। अपने को संतुष्ट होने के बाद ही इन पदों के लिए आवेदन कीजिए। आगे देख लेते हैं। चयन की प्रक्रिया, चयन लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार पर आधारित होगा। इस नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियां देख लेते हैं। ऑनलाइन जमा करने की शुरुआत हो गई है 15 फरवरी 2022 से, जबकि ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि रहेगी 16 मार्च 2022। अगर आपके फॉर्म में कोई त्रुटि हो गई है, कोई मिस्टेक हो गया है तो आप इसे सुधार भी करा सकते हैं। इसको सुधार कराने का समय दिया गया है 17 मार्च से 21 मार्च 2022 तक। साथियों, ये चौथी वैकेंसी है। इस चौथी वैकेंसी के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं हम। रक्षा असैनिक एकीकृत मुख्यालय, रक्षा मंत्रालय, सेना शिविर की भर्ती में 7 मल्टीटास्किंग स्टाफ के पद के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित हुआ है वर्ष 2022 में। पद का नाम है मल्टीटास्किंग स्टाफ। कुल पदों की संख्या कम है, यहाँ पर 7 ही है पद। वेतनमान देख लेते हैं। अगर आपकी नियुक्ति इन पदों पर होगी तो आपको आपके वेतनमान का निर्धारण 7वें वेतन आयोग के लेवल 1 के अनुसार इसका निर्धारण होगा, जिसमें बेसिक की शुरुआत 18,000 से होगी। इसके अलावा आपको महंगाई भत्ता, हाउस रेंट, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस, चिल्ड्रन अलाउंस तथा अन्य भत्ता जो आपको दिया जाना जरूरी है वह सब मिलेगा। इस प्रकार आपको यहाँ पर ठीक ठाक वेतनमान मिलने वाला है। शैक्षिक योग्यता, आवेदक के पास 10वीं अर्थात मैट्रिक पास का सर्टिफिकेट होना चाहिए। आवेदक को 10वीं पास होना चाहिए। आयु सीमा, आवेदक की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए तथा अधिकतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। कार्य करने का स्थान, अगर आपकी नियुक्ति इन पदों पर होती है तो आपको कार्य करने का सुअवसर पूरे भारतवर्ष में प्राप्त होगा। आपकी भारतवर्ष में कहीं भी पोस्टिंग की जा सकती है। आवेदन शुल्क नियमानुसार है, यहाँ पर आवेदन शुल्क नहीं देना है।
आवेदन कैसे करें? आवेदन ऑनलाइन किया जाना है। इसके लिए वेबसाइट का पता है https://indianarmy.nic.in। इस पर जाकर आप इसके बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और इस फॉर्म को ऑनलाइन इस वेबसाइट पर जाकर भर सकते हैं। आगे देख लेते हैं इस नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियाँ क्या है। आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि रहेगी 11 मार्च, अर्थात प्रकाशन से 21 दिन तक है यह। आप 11 मार्च 2022 तक इसे भर सकते हैं। 5वीं वैकेंसी यह निकली हुई है, ये 5वीं वैकेंसी है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मुंबई महाराष्ट्र अर्थात NHM नेशनल हेल्थ मिशन मुंबई के द्वारा 167 वरिष्ठ सलाहकार, कार्यकारी अभियंता, समन्वयक और अन्य पद के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किया है। पद का नाम देख लेते हैं। वरिष्ठ सलाहकार, कार्यकारी अभियंता, समन्वयक एवं अन्य, ये पद के नाम हैं। आगे देख लेते हैं। कुल पदों की संख्या 167 है। वेतनमान, अगर आपकी नियुक्ति इन पदों पर होगी तो आपका वेतनमान में बेसिक की शुरुआत 25,000 से होगा, जो बढ़कर 75,000 हो जाएगा। इस प्रकार यहाँ पर बम्पर वेतन आपको मिलने वाला है। शैक्षिक योग्यता में स्नातक डिग्री, स्नातकोत्तर डिग्री तथा MD की डिग्री होनी चाहिए। मैं आपसे आग्रह करूँगा कि आप इसके वेबसाइट पर जाकर शैक्षिक योग्यता तथा और नियुक्ति संबंधी अधिक जानकारी जरूर प्राप्त कर लीजिए। अपने को योग्य एवं संतुष्ट होने पर ही इन पदों के लिए आवेदन कीजिए। आयु सीमा देख लेते हैं। आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु 70 वर्ष तक हो सकती है। कार्य करने का स्थान महाराष्ट्र राज्य में है। अगर आपकी नियुक्ति इन पदों पर होती है तो आपको कार्य करने का सुअवसर महाराष्ट्र में प्राप्त होगा, मुंबई में प्राप्त हो सकता है। आवेदन शुल्क, आरक्षित उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क के रूप में 200 रुपया, जबकि अनारक्षित उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 100 रुपया रहेगा, जबकि अनारक्षित उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 200 रुपया रहेगा। आवेदन कैसे करें? आवेदन ऑनलाइन किया जाना है। चयन की प्रक्रिया, चयन या तो लिखित परीक्षा या साक्षात्कार के आधार पर होगा। इस नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियां इस प्रकार है। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 26 फरवरी 2022 है। साथियों, चलिए सामान्य अध्ययन के 50 प्रश्न का उत्तर जान लेते हैं और तथा इसे हम तैयारी भी कर लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो इसका सही जवाब है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। प्रश्न 2, कौन सी मिट्टी भारतवर्ष में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? तो इसका सही आंसर है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है भारतवर्ष में। प्रश्न संख्या 3, अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना पी मित्रा ने की थी। प्राय इसका ऑप्शन पी मित्रा मिलता है फुल फॉर्म। इसका फुल नाम इनका परमार्थ नाथ मिश्रा है, इसे भी याद कर लीजिए। प्रश्न संख्या 4, यह काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 1802 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बसाई की संधि किसने हस्ताक्षर किए? माने इसके बीच में किसने किसने हस्ताक्षर किए थे, यह प्रश्न है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बाजीराव द्वितीय ने इसमें हस्ताक्षर किया था। प्रश्न संख्या 5, स्टैगफ्लेशन क्या है? इसका सही उत्तर है मंदी के साथ मुद्रास्फीति। इस स्थिति को क्या बोलते हैं हम? स्टैगफ्लेशन। प्रश्न संख्या 6, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला मासिनराम किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है मेघालय में है।
प्रश्न संख्या 7, भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? तो जैसा कि आप जानते भी हैं, इसका सही उत्तर है केरल। प्रश्न संख्या 8, कौन सा राज्य जनवरी 2016 में भारत का प्रथम जैविक राज्य घोषित हुआ है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इसको आप नहीं जानते हैं तो आप इसको अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। इसका सही आंसर है सिक्किम। प्रश्न संख्या 9, किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय हैं? तो आप जानते हैं कि शनि के चारों ओर रिंग है। प्रश्न संख्या 10, पाक स्टेट किन दो देशों को जोड़ता है? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह भारत और श्रीलंका को जोड़ता है। प्रश्न संख्या 11, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न संख्या 12, भूकंप तथा इसके संबंधित परिघटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन किस नाम से किया जाता है? इसको बोलते हैं सिस्मोलॉजी। सिस्मो मीन्स होता है भूकंप और लॉजी, अध्ययन करने को लॉजी बोलते हैं। प्रश्न संख्या 13, दक्षिण भारत में आर्य संस्कृति किसके द्वारा लाई गई? यह काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह भी अगस्त्य ऋषि द्वारा। दक्षिण की नदी कावेरी को कहा जाता है। ऐसा भी मान्यता है कि कावेरी अगस्त्य की बेटी थी। अगस्त्य ने उन्हें दक्षिण में नदी के रूप में भेजा था, क्योंकि वहाँ पर सूखा या अकाल पड़ रहा था। तो कावेरी को इनकी बेटी भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 13 देख लेते हैं। जस्ता के लिए प्रसिद्ध ज्वार या जवरा की खाने किस राज्य में स्थित है? तो इसका आप आंसर जानते भी होंगे, यह राजस्थान में है। प्रश्न संख्या 15, वॉलीबॉल खेल का जनक किसे कहा जाता है? विलियम जे मॉर्गन को कहा जाता है वॉलीबॉल खेल का जनक। प्रश्न संख्या 16, लैटिन अमेरिका का औद्योगिक दृष्टि से सर्वाधिक विकसित कौन सा देश है? तो इसमें अर्जेंटीना होगा। अर्जेंटीना सबसे लैटिन अमेरिका का विकसित देश है। लैटिन अमेरिका उस अमेरिका को कहा जाता है जिन देशों में लैटिन भाषा बोली जाती है। प्रश्न संख्या 17, बांदीपुर अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है? यह कर्नाटक में है। देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई? इसका सही जवाब है 26 अक्टूबर 1962 को। विश्व में सबसे गहरी झील कौन सी है? यह बैकाल की झील है, जो साइबेरिया में है, रूस के पास। प्रश्न संख्या 20, कंपोज सवाना घास के मैदान किस देश में पाए जाते हैं? तो जो ब्राज़ील में घास के मैदान पाए जाते हैं उसे कंपोज कहा जाता है, कंपोज सवाना घास मैदान। प्रश्न संख्या 21, डायलिसिस का प्रयोग किया जाता है गुर्दे के इलाज में, जैसा कि आप सबको जानते हैं। प्रश्न संख्या 22, महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? यह काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे तैयारी कर लीजिए। इसका सही आंसर है अंडमान निकोबार द्वीप। यह महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार द्वीप में अवस्थित है। प्रश्न संख्या 23, कलकत्ता ही वह केंद्र है जहां से सारे बंगाल और बेशक संपूर्ण भारत में कांग्रेस दल को परिचालित किया जाता है। यह कथन किसने कहा था? इसका सही उत्तर है लॉर्ड कर्जन ने कहा था। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। प्रश्न संख्या 24, काजरी नृत्य किस मौसम में किया जाता है? तो जैसा कि आप जानते भी हैं, यह बरसात के मौसम में काजरी नृत्य किया जाता है। प्रश्न संख्या 25, DRDO ने भारत के किस राज्य में फायर सेफ्टी ट्रेनिंग की शुरुआत की है? तो इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। प्रश्न संख्या 26, IISc अर्थात इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के पहले निदेशक कौन थे?
इसका सही उत्तर है सर सीवी रमन। प्रश्न संख्या 27, कौन सी जगह राजनीतिक दृष्टि से अमेरिका में है और भौगोलिक दृष्टि से यूरोप में है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका सही जवाब है ग्रीनलैंड। प्रश्न संख्या 28, इक्तिदार प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? इल्तुतमिश ने किया था। यह इक्तिदारों की नियुक्ति किया था। प्रश्न संख्या 29, स्वतंत्र भारत के पहले विदेश मंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न संख्या 30, जालियांवाला बाग नरसंहार के लिए जिम्मेदार जनरल डायर को मारकर हत्या किसने की? इसका सही आंसर है उधम सिंह ने। प्रश्न संख्या 31, भारत में दलदली भूमि कहाँ पाई जाती है? सुंदरबन में, जो बंगाल में है। दलदली भूमि इसलिए हो जाती है कि उसके नीचे मार्स गैस पाया जाता है। प्रश्न संख्या 32, गैट का मुख्यालय कहाँ है? गैट का फुल है जनरल एग्रीमेंट एंड ट्रैफिक एंड ट्रेड। इसका मुख्यालय है जेनेवा में। इसकी स्थापना 1947 में हुई है। प्रश्न संख्या 33, G8 देशों का स्थापना कब हुई? इसका सही आंसर है 1975 में। अंगटाक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जेनेवा में है। 1964 में स्थापना हुई है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष को में 21 सितंबर को, 21 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? यह वाशिंगटन डीसी में है। वाशिंगटन भी रहेगा तो वाशिंगटन आंसर होगा। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? तो ये रोम में है। आज़ाद हिंद फौज की महिला शाखा क्या नाम था? इसका नाम था रानी झांसी रेजिमेंट। रानी झांसी रेजिमेंट। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है। प्रश्न संख्या 40, रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है। ज़्यादा का जिनेवा में है मुख्यालय। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC, जैसा पहले भी मिल चुका है। प्रश्न संख्या 43, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? आप जानते भी हैं, श्री राजगोपालाचारी, जिसे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के नाम से जाना जाता है। इनका पूरा नाम है। प्रश्न संख्या 44, G15 देशों का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में है। प्रश्न संख्या 45, विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? इसका भी जेनेवा में ही है। NATO देशों का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स में है। इंपॉर्टेंट है भी। प्रश्न संख्या 47, सार्क देशों का मुख्यालय कहाँ है? इसका है काठमांडू में। प्रश्न संख्या 48, ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सुरेंद्रनाथ टैगोर। प्रश्न संख्या 49, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? ये मनीला में है। फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। प्रश्न संख्या 50, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? हेग में है। तो साथियों, ये रहे 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। मुझे आशा है कि इसमें से बहुत आप जानते भी होंगे और बहुत नहीं जानते भी होंगे। तो जिस प्रश्न को आप नहीं जानते हैं, जिसका उत्तर, आप उसे कृपया अपने नोटबुक में, डायरी में नोट कर लीजिए तथा उसको बार बार पढ़िए ताकि वह आपको याद हो जाए, ताकि परीक्षा के समय में आपको काफ़ी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। आपका तैयारी प्रतिदिन इस तरह सामान्य अध्ययन का होता रहेगा, तो ये काफ़ी अच्छा है। तो साथियों, मुझे आशा है कि आपको नियुक्ति प्लस सामान्य अध्ययन से सम्मिलित रूप से इस वीडियो को आपको पसंद आया होगा।
यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो कृपया मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को अवश्य दबा दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके बेरोजगार दोस्त, बेरोजगार भाई एवं बहन और बेरोजगार संबंधी भी इस तरह के सरकारी नौकरी से संबंधित वीडियो तथा सामान्य अध्ययन से संबंधित जानकारी उन्हें भी मिले, तो आप उन्हें भी मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर को अवश्य सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए तथा बेल आइकन को भी दबा देने के लिए बोलिए, ताकि जब भी मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर पर इस तरह की वीडियो अपलोड हो, सबसे पहले आपको इसकी सूचना मिल जाए तथा आप इसे देखकर सबसे पहले नौकरी के लिए आवेदन पत्र दे सकें और अपनी सामान्य अध्ययन की भी तैयारी प्रतिदिन कर लें। साथियों, आपने इतने कीमती समय निकालकर मेरे इतने लंबे वीडियो को शुरू से अंत तक देखा और अपने दोस्तों में शेयर किया, अपने दोस्तों को भी बताया, इसके लिए मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं तथा आपको तहे दिल से मैं धन्यवाद देता हूं। तो साथियों, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, जिसमें सरकारी नौकरी तथा सामान्य अध्ययन दोनों रहेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।